दोस्तों आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे। और आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ आपके साथ जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो है फायर वार्डन को लेके। आप अगर फायर सेफ्टी प्रोफेशनल है तो आप फायर वार्डन को ट्रेनिंग देते होंगे, और अगर आप फायर वार्डन हैं, अगर आपकी कंपनी ने आपको नॉमिनेट किया है फायर वार्डन के रोल के लिए, तो उसके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, रेडीनेस के लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी करनी पड़ती है आपको फायर वार्डन को, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी के दौरान, स्पेशली फायर इमरजेंसी के दौरान, किस तरह से अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभा पाएंगे और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इमरजेंसी जो आपका प्रिपेयर्डनेस प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने में। तो आइए देखते हैं। और मेरे चैनल फायर सेफ इंडिया बाय एमके पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जो सबसे पहला सवाल उठता है वो ये है कि हमें फायर वार्डन्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, किस लिए होते हैं फायर वार्डन। तो फायर वार्डन जो है लाइफ सेफ्टी में एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जितने भी फायर वार्डन होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो सारे ट्रेंड होते हैं और हमारी लाइफ को सेव करने के लिए किसी भी इमरजेंसी के दौरान जितने भी ऑक्यूपेंट्स हैं उनको गाइड करते हैं और एक तरह से उनको सुरक्षित प्लेस पे ले जाते हैं। तो लाइफ सेफ्टी में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है होता है। रिड्यूस केओस, ताकि किसी तरह की दुर्घटना ना हो, प्रॉपरली ढंग से किसी भी पैनिक सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सके और प्रॉपरली ढंग से अ, जो इवैक्यूएशन है उसको प्रोसीड किया जा सके। फर्स्ट रिस्पॉन्स। अब फायर वार्डन आगे हम देखेंगे कि उसमें यह बताया गया है कि फायर वार्डन की अवेलेबिलिटी होना हर एक फ्लोर और टेनेंसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स की तरह वो एक्ट करते हैं किसी भी इमरजेंसी के दौरान। वो फर्स्ट रिस्पॉन्स की तरह वो एक्ट करते हैं अगर कोई फायर होता है, फायर इंसिडेंट होता है, तब तक जब तक कि कोई फायर सर्विस से हेल्प प्रोवाइड ना हो जाए और फायर सर्विस टीम ना पहुंच जाए, उससे पहले वो एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्स फायर वार्डन का रोल होता है। कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट के लिए अगर आप फायर वार्डन हैं तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप देखें कि आपके एरिया में जितने भी कंप्लायंस है फायर सेफ्टी से रिलेटेड वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। आप अगर कोई फायर हैजार्ड आप आपके एरिया में अगर है तो उसको इमिडिएटली आइडेंटिफाई करके आप रिपोर्ट करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जितने भी एग्जिट रूट्स हैं वो हमेशा क्लियर मेंटेन हो। ऑन साइट कंट्रोल के लिए जैसा हमने पहले वाली भी पॉइंट में देखा कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल, फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो है वो फायर वार्डन होता है। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल और कम्युनिकेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी जो होता है ये इनका मेन रोल में कंसीडर किया जाता है। तो ऑन साइट कंट्रोल ये एक वन ऑफ द रीजन है कि आपको फायर वार्डन रिक्वायर्ड होता है। इस स्लाइड में हम देखने वाले हैं कुछ रिक्वायरमेंट्स जिससे हमें फायर वार्डन अपने एरिया में हमें नॉमिनेट करना ही पड़ता है। तो इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर आपसे कोई सवाल पूछे एज ए ट्रेनर, आप किसी को ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी भी फायर वार्डन की टीम को, अगर आपसे वहां पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि फायर वार्डन की रिक्वायरमेंट है तो इसको आप प्रूव कीजिए या फिर कैसे रिक्वायरमेंट है, तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले जो फायर वार्डन्स की रिक्वायरमेंट है वो फायर सेफ्टी रेगुलेशन को के कंप्लायंस को मीट करने के लिए होता है। जैसे एनबीसी में आप देखेंगे कि फायर वार्डन का जिक्र किया गया है, ओसा में भी है, एनएफपीए में भी है। तो फायर सेफ्टी रेगुलेशंस जितने भी हैं उसमें फायर वार्डन को मेंशन किया गया है, फायर वार्डन के रोल को मेंशन किया गया है। तो इसके कंप्लायंस को मीट करने के लिए हमें फायर वार्डन्स की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट जो है, फायर वार्डन्स हमारे जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान है उसका इंटीग्रल पार्ट माना जाता है किसी भी फैसिलिटी का। तो हमारे इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान जो होता है उसमें हम डिफाइन करते हैं सर्टेन रोल फायर वार्डन्स के लिए। अब फायर वार्डन का नॉमिनेशन कैसे होता है,
सपोज आप किसी बिल्डिंग में हैं और जो बिल्डिंग ऑनर है, जो बिल्डिंग को रन करता है, उसके तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट आता है। अगर आप उसके टेनेंट्स हैं तो आपके पास रिक्वेस्ट आता है कि आप अपने एरिया के लिए फायर वार्डन को नॉमिनेट करें। दोस्तों यहाँ पे दूसरा टर्म मैंने यूज किया है, डेप्यूटी फायर वार्डन। तो जहाँ पे भी फायर वार्डन का नॉमिनेशन होता है उसके साथ साथ डेप्यूटी फायर वार्डन का भी नॉमिनेशन किया जाता है, ताकि अगर कोई लीव पे है या अब्सेंट है फायर वार्डन, तो उस केस में जो डिप्टी फायर वार्डन होगा वो सेम रोल प्ले करेगा एज ए फायर वार्डन का। तो फायर वार्डन और डिप्टी फायर वार्डन में के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का एक ही रोल होता है। और यहाँ पे सिर्फ अंतर इतना है कि फायर वार्डन जब रहेंगे तो वो लीड करेंगे, और फायर वार्डन के अब्सेंट में जो फायर वार्डन का रोल होगा वो डिप्टी फायर वार्डन प्ले करेगा। और फायर वार्डन का नेम जो होता है हर एक टेनेंसी या फिर हर एक फ्लोर के लिए मेंशन होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट होता है, जो आपका इमरजेंसी रिस्पांस प्लान में जो आपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट मेंशन किया हुआ है, उसमें हर एक फ्लोर के लिए या फिर हर एक टेनेंसी के लिए आप फायर वार्डन का नाम मेंशन करते हैं। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपका फ्लोर बड़ा है या फिर आपका जो ऑक्यूपेंसी है वो बड़ा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, सॉरी आपका अगर फैसिलिटी बड़ा है तो उस केस में हमें मल्टीपल फायर वार्डन की भी नॉमिनेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो ये 1/700 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब हम 1 फायर वार्डन की बात करते हैं तो 1+1 मतलब डेप्टी फायर वार्डन भी हम नॉमिनेट करेंगे। मतलब 1 फायर वार्डन 1 डेप्टी फायर वार्डन पर 700 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए होता है। और जैसे ये एरिया बढ़ते जाएगा आप इसी के रेशियो में फर्दर एडिशनल फायर वार्डन और डेप्टी फायर वार्डन आप नॉमिनेट करते जाएंगे। हर एक फ्लोर के लिए फायर वार्डन का होना मस्ट है, ताकि वो इवैक्यूएशन को लीड कर पाए, और जो फायर वार्डन होगा उसको असिस्ट करेगा डेप्टी फायर वार्डन, अगर दोनों प्रेजेंट है तो। इन अब्सेंस ऑफ फायर वार्डन डिप्टी फायर वार्डन जो होगा वो फायर वार्डन के रोल को प्ले करेगा, ये हमने पहले भी बात करी है। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है जो ये प्रूव करता है कि आपके एरिया के लिए, आपके फैसिलिटी के लिए, आपके फ्लोर के लिए, आपके टेनेंसी के लिए फायर वार्डन रिक्वायर्ड है। अब कौन फायर वार्डन हो सकता है, ये भी बड़ा सवाल है, जो आप किसी भी ट्रेनिंग में आप लोगों को बताते होंगे, जो फायर वार्डन की आप ट्रेनिंग करते होंगे, या फिर अगर आप फायर वार्डन हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक फायर वार्डन होने के लिए। तो एक ऐसा स्टाफ या एम्प्लॉई, कोई भी हो, कोई भी एम्प्लॉई या स्टाफ को नॉमिनेट किया जा सकता है फायर वार्डन के लिए। अब उसमें क्वालिटी क्या होना चाहिए कि ही और सी शुड बी रिस्पॉन्सिबल, डिपेंडेबल हो और अवेलेबल हो। ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो फुलफिल करना चाहिए। अब जो फायर वार्डन नॉमिनेट हुआ है उसको ट्रेंड भी होना चाहिए, फैमिलियर होने चाहिए अपने इमरजेंसी प्रोसीजर को, ताकि वो लीड कर पाए किसी भी इमरजेंसी के दौरान, अपनी टीम को वो लीड कर पाए, अपने लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल पाए, इवैक्यूएट कर पाए। लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। जब हम एक लीडर की बात कर रहे हैं, एक फायर वार्डन की बात कर रहे हैं, तो फायर वार्डन एक लीडर है, ताकि सब उसकी बात सुने। उनको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से लोगों को मैनेज करना है, किस तरह से उनको गाइड करना है। जो भी लीडरशिप क्वालिटीज है वो उनके अंडर में होना चाहिए, ताकि वो इफेक्टिवली फायर को प्रिवेंट कर पाए, फायर को रोक पाए, साथ साथ इवैक्यूएशन को मैनेज कर पाए और कोऑर्डिनेट कर पाए इमरजेंसी सर्विसेज से। जो फायर वार्डन का जो रोल होता है एक कोऑर्डिनेशन करना बाकी सारे इमरजेंसी सर्विसेज से, ये भी एक इम्पोर्टेंट उनका रोल होता है जो उनको प्ले करना पड़ता है। जब हम फायर वार्डन ट्रेनिंग में सबसे जो इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है वो ड्यूटीज ऑफ फायर वार्डन के बारे में बताना होता है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि फायर वार्डन्स और जो डिप्टी फायर वार्डन्स हैं उनको अपने फायर सेफ्टी प्लान के बारे में मालूम होना चाहिए, फायर एग्जिट के लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, साथ साथ जो उनके एरिया में फायर अलार्म सिस्टम लगा है उसके ऑपरेशन के बारे में वो फैमिलियर हो। किसी भी फायर या अलार्म के दौरान जो फायर वार्डन है
वो इमिडिएटली लोकेट कर पाएँ फायर को, साथ साथ डायरेक्ट करें इवैक्यूएशन। अगर उनको इंस्ट्रक्शंस मिलता है बिल्डिंग टीम या ऑनर की तरफ से तो इमिडिएटली वो इवैक्यूएशन को डायरेक्ट कर पाएँ। जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको मिला हुआ है उनको उसको वो फॉलो करवा पाएँ। नोटिफाई करना है, गाइड करना है जितने भी ऑक्यूपेंट्स उनके एरिया में हैं उनको सेफ प्लेस तक। जब हम सेफ प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जनरली सेफ असेंबली एरिया की बात करते हैं, लेकिन कुछ सेफ प्लेस और भी कंसीडर किए जाते हैं जो हम आगे बात करेंगे आगे के स्लाइड में। फॉलो इवैक्यूएशन गाइडलाइंस, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस पर डिटेल जानकारी लेने वाले हैं इवैक्यूएशन गाइडलाइंस के बारे में। और फायर वार्डन को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि फायर अलार्म जो है वो ट्रांसमिट हो चुका है। अगर किसी ने मैनुअली फायर को डिटेक्ट किया है या डिस्कवर किया है तो अलार्म का रेज करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको इंश्योर करना ये फायर वार्डन की ड्यूटी में आता है। फायर कमांड सेंटर को अपडेटेड रखना है, जो भी प्रोग्रेस हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन फायर वार्डन के पास है, या फिर अगर कोई चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं तो इमीडिएटली फायर कमांड सेंटर से उनको अपडेट करना चाहिए। मेंटेन ऑर्डर और कोई भी पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट हो फायर के दौरान, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करनी है। और जब एक बार आपने अपने एरिया से सभी ऑक्यूपेंट्स को खाली कर लिया है, इवैक्यूएट कर लिया है, तो आप असेंबली एरिया में हेड काउंट कलेक्ट करेंगे और जो असेंबली एरिया की टीम होगी उनको आप वहाँ पे हेड काउंट कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट करेंगे, उनको बताएंगे। हेड काउंट काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है जिससे ये पता चलता है कि आपके एरिया के जितने भी ऑक्यूपेंट्स या स्टाफ थे वो सभी सेफली इवैक्यूएट हो चुके हैं। सपोज आपके फ्लोर पे 100 की स्ट्रेंथ थी किसी भी फायर इमरजेंसी के दौरान जिसमें इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, उस समय आपके फ्लोर पे 100 की स्ट्रेंथ थी और जब आप असेंबली एरिया में आए तो वो 100 मैच होने चाहिए। अगर उसमें से एक भी मिसिंग है तो इमिडिएटली आपको जो असेंबली एरिया में आप जो रिपोर्ट कर रहे हैं टीम को, ऑनर हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज हो, जो भी उसको लीड कर रहा है असेंबली एरिया में, आप उनको जब रिपोर्ट करते हैं तो अगर कोई मिसिंग है, कोई इंजर्ड है जिसको फर्दर हेल्प की ज़रूरत है तो इसको भी रिपोर्ट करना जरूरी होता है। तो हेड काउंट प्रोसीजर फॉलो करना और वहाँ पे कलेक्ट करके असेंबली एरिया टीम को सबमिट करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ताकि इससे ये इंश्योर होता है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरह सर्व करना है आपको। और किसी भी इमरजेंसी के दौरान जो कम्युनिकेशन जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा वो फायर वार्डन होगा। इसके साथ साथ आपकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ये भी ड्यूटीज है कि आपको फायर हजार्ड या फिर कोई और हजार्ड अगर आपको लगता है जो लाइफ सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है तो आपको आइडेंटिफाई करना है, साथ साथ रिपोर्ट करना है उसके रिस्क को, और ये भी इंश्योर करना है कि एग्जिट रूट्स जो है वो हमेशा क्लियर मेंटेन हो। अब इवैक्यूएशन गाइडलाइंस, जो कि फॉलो इवैक्यूएशन गाइडलाइंस, ये एक ड्यूटीज था फायर वार्डन का। तो अब क्या क्या गाइडलाइंस है उसमें अब इस स्लाइड में हम कवर करने वाले हैं। जैसे प्रायोरिटी क्या होती है, फर्स्ट फ्लोर, फायर फ्लोर प्लस फ्लोर्स एवब, इसको इवैक्यूएट करना। जब इवैक्यूएशन का डिसीजन लिया जाता है किसी भी फायर इंसिडेंट के दौरान, किसी फायर इमरजेंसी के दौरान, तो सबसे पहले फायर फ्लोर को इवैक्यूएट किया जाता है और उसके बाद जो फायर फ्लोर से इमीडिएट एबव वाला फ्लोर है उसको इवैक्यूएट किया जाता है। इवैक्यूएशन जो होगा हमेशा भाया स्टेयरकेस ही होगा, और अगर कोई फायर डिपार्टमेंट के लिए डेडिकेटेड स्टेयर्स हैं तो उसको अवॉइड करने की कोशिश करनी है हमें अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप फायर स्टेयर्स का यूज करके जल्दी बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षित जगह पे जा सकते हैं, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। हमेशा सेफ स्टेयर्स का ही यूज करना है। अब अगर बिल्डिंग से कंप्लीटली आप इवैक्यूएट करना पॉसिबल नहीं है या फिर आपको स्पेशल गाइडेंस मिला हुआ है, आप बहुत हाइट वाली बिल्डिंग में अगर आपके ऑफिसेस हैं, तो उस केस में अगर आप इवैक्यूएट करते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी हमारा ये होता है कि जो भी फायर फ्लोर है उससे 2 फ्लोर नीचे पहुंचना है हमें। आप अगर फायर फ्लोर से 2 फ्लोर नीचे मूव करते हैं तो आप रिलेटिवली सेफ प्लेस पे पाएंगे अपने आप को।
लेकिन बेस्ट वे ये है कि हम पूरे बिल्डिंग को ही इवैक्यूएट कर दें। फायर कमांड सेंटर्स को इन्फॉर्म करना है कि आपने क्या क्या एक्शंस आपको लेने हैं या फिर आपने लिया है, लोकेशन और पार्टिकुलर्स जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है वो आपको फायर कमांड सेंटर को इन्फॉर्म करना है। नोटिफाई करना है जितने भी ऑक्यूपेंट्स आपके एरिया में हैं, जितने भी स्टाफ आपके एरिया में है, सबको नोटिफाई करना है और साथ साथ उनको गाइड करना है, जो आपका प्लान है उसको फॉलो करवाना है। अब यूज ऑफ लिफ्ट जो है ओनली सर्टेन कंडीशन में, जो कि अभी नीचे हम बात करने वाले हैं, उस केस में लिफ्ट का यूज किया जा सकता है। ऐसे लिफ्ट का यूज बिल्कुल नहीं करना है जो फायर फ्लोर को सर्व कर रहा हो। तो ऐसे किसी भी लिफ्ट को अवॉइड करना है, हमें यूज ही नहीं करना है, कभी भी यूज नहीं करना चाहिए जो फायर फ्लोर को सर्व कर रहा हो। अगर सेपरेट बैंक है जो कि अफेक्टेड नहीं है, अगर सेपरेट लिफ्ट बैंक है और वो अफेक्टेड नहीं है, तो उस केस में हम लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। अगर कोई लिफ्ट शाफ्ट है और उसका जो लिफ्ट शाफ्ट है, वो जो लिफ्ट है वो ओपन नहीं होता है फायर फ्लोर पे, तो हम ऐसे लिफ्ट का भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसे शाफ्ट में लिफ्ट है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। लिफ्ट जैसा आपको पता है कि ड्यूरिंग फायर कंडीशन क्या होता है, ग्राउंड कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो उसको ऑपरेट किया जाता है वो लिफ्ट ऑपरेटर उसमें मेन करता है। उस लिफ्ट को ट्रेंड स्टाफ या फिर फायर सर्विस के पर्सनल होते हैं जो उस लिफ्ट को ऑपरेट करते हैं। अगर ऐसा है तो आप उस केस में इवैक्यूएशन के लिए लिफ्ट का यूज कर सकते हैं। अगर लिफ्ट अनयूजेबल है तो उस केस में आपका सेफेस्ट स्टेयरकेस जो होगा उसको आप यूज करेंगे। लेकिन आपको ध्यान रहे, आपको ये भी देखना है कि आप किसी ऐसे जगह से नहीं गुजर रहे हो जहां पे स्मोक हो, या फिर किसी स्टेयरकेस में सपोज अगर प्रेशराइजेशन फैन ऑपरेट नहीं हुआ किसी और वजह से, अगर स्टेयरकेस में स्मोक आ गया है, तो ऐसे स्टेयरकेस को आप अवॉइड करेंगे, पहले ही चेक करके इंश्योर कर लेंगे और ऐसे स्टेयरकेस का यूज नहीं करना है। अब प्रिपेयर्डनेस ऑफ फायर वार्डन क्या है कि आप फायर वार्डन का रोल आपको मिल गया है, आप फायर वार्डन नॉमिनेट हो चुके हैं, आप अपने फैसिलिटी के लिए, अपने टेनेंसी के लिए, तो आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर्ड रख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज जो ये है कि आपका जो फायर सेफ्टी प्लान है, एग्जिट रूट और अलार्म सिस्टम है, इसको लेके आप फैमिलियर होने चाहिए। फायर सेफ्टी प्लान के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अवेयर होने चाहिए, एग्जिट रूट्स की लोकेशंस आपको मालूम होने चाहिए, साथ साथ अलार्म सिस्टम जो है उसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके ऑपरेशन को लेके आप फैमिलियर होंगे अगर आप फायर वार्डन है तो। डिसेबिलिटी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके फ्लोर पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है बाहर निकलने में, तो ऐसे लोगों की लिस्ट आप प्रिपेयर करके रखेंगे। ऑक्यूपेंट्स का स्ट्रेंथ निकालने का एक तरीका आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है कि आपको अगर एग्जैक्ट स्ट्रेंथ पता होगा अपने फ्लोर का, सपोज आपके फ्लोर पे अगर 100 की ऑक्यूपेंसी है और आप इमीडिएट उसका स्ट्रेंथ पता कर लेते हैं, और ये डिफरेंट वे से किया जा सकता है। आपके पास अटेंडेंस रिकॉर्ड हो, आपके पास एंट्री रिकॉर्ड हो, आपके पास और कोई मीन्स हो जिससे कि आप फुटफॉल मैनेज करते हैं, या फिर आपको मालूम चल जाता है कि कितने लोग आज ऑफिस में हैं। तो किसी भी वे से आपको वो तरीका आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे आप इमिडिएटली अपने ऑक्यूपेंट का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन के लिए फायर वार्डन इजीली आइडेंटिफाई हो पाए, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कि आप बैजेस वियर कर सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं, कैप पहन सकते हैं, और कोई और वे आप यूज कर सकते हैं जिससे कि आपको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके और रिकॉग्नाइज किया जा सके कि यही फायर वार्डन है। मॉक ड्रिल के दौरान आप अपनी प्रिपेयर्डनेस चेक कर सकते हैं, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, रियलिस्टिकली इसको फॉलो कीजिए, ताकि इन केस ऑफ रियल इमरजेंसी आप उसी तरह से एक्ट कर पाएंगे।
कोऑर्डिनेशन आपको लाइज करना है, जो बिल्डिंग टीम है, जो ऑनर्स रिप्रेजेंटेटिव है, उसके साथ लाइजनिंग रखनी है। इमरजेंसी प्लान वाले रोल्स को समझना है और वही आपको एग्जीक्यूट करना है। आपको ये इंश्योर करना है कि फायर सेफ्टी सिस्टम जो है आपका, फायर सिस्टम जो है वो हमेशा हेल्दी है, इमरजेंसी इक्विपमेंट आपका रेडी है, एस्केप रूट्स आपका हमेशा फंक्शनल है और क्लियर है, यूजेबल कंडीशन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आप अपना फीडबैक या फिर कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके किसी भी फीडबैक या फिर अगर आपका कोई सजेशन है तो उस पर काम करने के लिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे चैनल का नाम है फायर सेफ इंडिया बाय एमके। थैंक यू वंस अगेन।